मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करती हूँ, इससे पहले आप ये जवाब दें। ठीक है जी। हाँ, कुछ थियरिस्ट भी कराऊंगी मैं, डोंट वरी। एटी 4% लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। देखिएगा, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द लॉन्ग पैसेज। यानी पढ़ने में भी दिक्कत है और पढ़ के समझने में भी दिक्कत है। अब जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये तो लाजमी है कि जब पढ़ने में दिक्कत है तो कॉम्प्रीहेंशन में भी दिक्कत होगी। और हो सकता है ये रिवर्स में लेटर्स उसको दिखते हों, है ना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। ये क्या है? डिसलेक्सिया है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? सी ऑप्शन 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। पठन वैकल्य है, रीडिंग डिसऑर्डर है। 100 को वॉज पढ़ता है बच्चा, है ना, बी को डी पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये डिसलेक्सिया है बच्चे को। ठीक, तो ये एक बात है। सेरेब्रल पाल्सी, ये ऑक्सीजन कमी से, जन्म के समय अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए तो उसकी वजह से होता है। इसमें सिर्फ रीडिंग नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इवन मूवमेंट में भी दिक्कत होती है। लोकोमोटर जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो व्हील चेयर पे आता है, बैसाखी पे आता है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणित से संबंधित होता है। तो यहाँ पढ़ने से संबंधित जो है एक ही है, सी ऑप्शन। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है। और रीडिंग की वजह से लिखने में भी कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही, ये थोड़ी होगा। तो रीडिंग राइटिंग दोनों कई बार इसमें शामिल हो जाते हैं, यदि ऑप्शन में कोई और ऑप्शन ना हो, डिस्ग्राफिया का ऑप्शन ना हो तो। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर होता है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, डिस्फेजिया भाषा को कॉम्प्रीहेंड करने से संबंधित, और डिसलेक्सिया पढ़ के समझने से संबंधित। जैसे जो ईशान अवस्थी है तारे जमीन पर मूवी में, उसको डिसलेक्सिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप्स। यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित और वंचित समूह वर्ग से आ रहे हैं, यानी ऐसे जाति, संप्रदाय, समूह, आर्थिक स्थिति से आ रहे हैं जिनको समाज ने अलग थलग कर दिया है, या उतना महत्व, उतनी इज्जत नहीं मिली है ना। तो ये जो है, इन बच्चों के लिए आप कैसे, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो इनके लिए क्या अकोमोडेशन आप करेंगे, या टीचर को क्या करना चाहिए। फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए कि ये आपका भी स्कूल है, आपका भी क्लासरूम है, आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप भी यहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। दिस इज योर स्कूल एंड योर क्लासरूम एंड योर टीचर। मतलब अपनेपन का जो भाव है वो विकसित आप डेप्राइव्ड या वंचित समूह से आने वाले वर्ग के बच्चे को करेंगे, क्योंकि वो पहले ही बिलोंग्ड महसूस नहीं कर रहा। वहां उसको लग रहा है कि शायद ये बाकी बच्चे ज्यादा एडवांस हैं या ज्यादा वो हैं, मुझे उतना भाव नहीं मिल रहा है। तो वो आपको भावना अपनेपन की वहां विकसित करनी है एज अ टीचर। बी ऑप्शन है, हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल। बच्चे की कमी को उजागर करना है सबके सामने, तो ये उल्टा पड़ जाएगा, ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम के लिए नेगेटिव हो जाएगा। टीच दीज स्टूडेंट्स इन, देखिए आपको ना ऑप्शन वही पकड़ना है जो बच्चे के पक्ष में हो। सिंपल है पूरी पेडागोजी में, जहां बच्चा एक्टिव है और बच्चे के भले के लिए जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। अब भला ये नहीं है पेरेंट्स को बुला के डांट लगा दी तो वो भला है, वो पुराने जमाने वाला भला मत चूज कीजिएगा। टीच दीज स्टूडेंट्स इन अ सेपरेट क्लास, सेपरेट नहीं करना आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि आपको इंक्लूसिवली पढ़ाना है, अलग थलग नहीं करना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो ये भी गया और ये भी गया। यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल, ये ध्यान रखिएगा, हमने पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स में डिस्कस किया है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, फ्लेक्सिबल की तरफ जाना है। स्टैंडर्डाइज में फिक्स्ड मेथड होते हैं, वही तरीके हैं सबके लिए, जबकि आपको मल्टीपल तरीकों से फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने मेथड्स में भी, अपने पढ़ाने के तरीके में भी, और एक्टिविटीज में भी। तो ये गलत हो जाएगा। एक ही बच्चे के पक्ष में है पूरी तरह से, वो है ए ऑप्शन, जो कि 81% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर। यानी एक ऐसी क्लास जहां अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, जो कि होंगे ही, विविधता वाले बच्चे होंगे, सारे बच्चे सेम तरीके से तो नहीं सीखेंगे। तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, यानी क्या नेगेटिव है वो पूछा है। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव कीवर्ड्स है ना वो सही हो जाते हैं, क्योंकि नॉट लगा दिया है क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लगा दिया है क्वेश्चन में, लीस्ट लगा दिया है क्वेश्चन में, तो जवाब बदल जाएगा। वो जवाब जिसको हमने रट्टे लगा रखे हैं, हालांकि मैं तो ये आपको नहीं कहती हूँ कभी भी कि आप कीवर्ड्स को या टैग वर्ड्स को आंख बंद करके रट लो। आपको ये भी देखना है कि वो अगर नॉट के साथ यूज हो रहे हैं तो वही नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे नॉट पूछा है, तो क्या सही नहीं है वही सही होगा यहाँ पे। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट डाइवर्स नीड वाले बच्चों के लिए, क्यों भाई, होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, ये भी पॉजिटिव है। पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्फॉर्मेशन, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव क्या है, नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, कि शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता बनाने के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए।
अलग अलग इन्फॉर्मेशन पे वो ऑप्शन हो, कंटेंट को लेके ऑप्शन हो, एक्सप्रेशन के मौके हो, वो सब सही है। तो 94% लोग जो है आप सही जवाब दे रहे हैं, है ना। हार्ड मॉक टेस्ट का भी मौका आपको मिलेगा, कल से हम मॉक टेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। ये इतने क्वेश्चंस आपका करना बहुत ज़रूरी था, मुझे पता है कि मैं क्या करा रही हूँ, टेंशन ना लो उस चीज़ की, आप करते जाओ, आप पेपर में सॉल्व ना हो तब बताना, ठीक है ना। Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities? NEP 2020 जो है दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में कौन सी बात नहीं करती है? नॉट। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2021 और 22, मतलब 21-22 वाले पेपर में, ऑनलाइन जब पेपर हुआ था उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी पेपर में आगे आने वाले सीटेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेशक पिछले कई बार से नहीं आ रहा है। तो एक दो क्वेश्चन हमें इसके भी करके चलने हैं। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भाई क्यों नहीं करेगी, ये तो गलत हो जाएगा। किस चीज को प्रमोट नहीं किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये पूछा है। तो ये एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डिसेबल्ड बच्चे के लिए, एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, बैसाखी से आता है, तो स्कूल में रैंप होना चाहिए बजाय कि सीढ़ियों के। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, ये भी जरूरी है जरूरत पड़ने पे। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, देखिए स्पेशल एजुकेशन ना अलग थलग कर देती है कि जो ब्लाइंड बच्चा है उसको अलग स्कूल में पढ़ाओ, जबकि हम सेग्रीगेशन की बात नहीं कर रहे, हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आपको एक छत के नीचे एक रेगुलर स्कूल में सारे बच्चों को आप सिखा पाएं, वो जरूरी है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन की, सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यस बिल्कुल चलेगा। इसमें आप लोग जो है जवाब दे रहे हैं बी ऑप्शन। इसको एक बार पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज? तो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स नीड हो यदि, तो ये भी आप कर सकते हो। इफ नीडेड तो आप ये कर सकते हो। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं की गई है, सी के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना। नीड होने पे ये आप कर सकते हो अगर डिसेबल्ड बच्चा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है, चलिए आप फटाफट से, 4 ऑप्शंस हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे सीखते हैं बाय रीडिंग, लिसनिंग यानी पढ़ करके, सुन करके, देख करके, और करके यानी जिसको हम कह देते हैं कोनेटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, या फिर साइको मोटर डोमेन, फिजिकल एक्टिविटी करके। तो रीड करके, लिसन करके, सीइंग, ये जो है आपके, ये रीडिंग और सीइंग तो आ जाएगा विजुअल लर्नर में। 3 प्रकार की स्टाइल होती है ना, तो 60-65% लोग विजुअली ही सीखते हैं, देख करके बेसिकली। लिसनिंग आ जाएगा ऑरल में, जिसमें 30% लोग ऑडियो यानी सुन करके सीखना, और डूइंग यानी करके सीखते हैं 5% लोग होते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं, चारों तरीके से सीखता है बच्चा। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये तो आंख बंद करके भी आप जवाब सही दे देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 है। फटाक से बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। असर्शन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, यानी ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यानी खुद से वो जब पढ़ रहे हैं अपनी एक समझ बनाएं, अपनी एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना, उनको इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी हो कि वो खुद से भी ट्राई करें, खुद से अपने तरीके से सीखने की कोशिश करें, खुद से सर्च भी करें जरूरत पड़े तो। इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ हाँ पॉजिटिव है, बच्चा एक्टिव रहेगा, यहाँ ओनरशिप आएगी, मेरी जिम्मेदारी है सीखना, ये नहीं है कि टीचर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। ये बात एकदम सही है, दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इससे बच्चा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है, आ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर। टीचर को कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए, एम्बिगुअस हो जो, यानी अस्पष्ट हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाए जिन एक्टिविटीज से, नहीं, ये एक्टिविटीज प्रमोट नहीं की जानी चाहिए। कल्चरली अप्रोप्रिएट, हाँ कल्चर से, संस्कृति से जोड़ना बच्चों को हमेशा सही आइडिया है, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। अगर आप पंजाब में पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल वहीं के लीजिए, या हर तरह के बच्चों को इंक्लूड कर सकें। ये नहीं है कि बच्चा है इंडिया से और वो कभी अमेरिका गया भी नहीं और आप एग्जाम्पल्स देते हैं यूरोप के या अमेरिका के सारे टाइम, कभी कभी देते हैं वो एक अलग बात है, या बच्चा जिससे रिलेट कर पाए। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग आपकी होनी चाहिए। एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, मीनिंगलेस नहीं मीनिंगफुल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए।